प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के तीसरे चैप्टर परमाणु एवं अणु के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से दो टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है अणु और आयन। यहाँ हम अणु और आयन की परिभाषा भी समझेंगे और इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी आज के इस लेक्चर में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने तत्व और यौगिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। फिर भी मैं आपको जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। कि तत्व क्या होते हैं? तत्व वो सरलतम शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी साधारण भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम और ज़्यादा सिंपल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। तो जैसे आपको ये सामने टेबल में दिखाई दे रहे हैं, ये 118 हमारे पास तत्व ही रखे गए हैं और इन तत्वों के आपस में संयोजन से यानी एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो शुद्ध पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो ये बातें हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा हमने परमाणु के बारे में भी पढ़ लिया था कि परमाणु क्या होता है। किसी भी तत्व का वो छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या बोला मैंने? कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सकता है। ठीक। अब इसके अलावा ये खुद अकेला फ्री रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, दोनों ही बातें हैं इसके साथ। लेकिन ये बात निश्चित है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले लेगा मोस्टली केसेस में। अब हम बात करते हैं अणु की। जैसे परमाणु तो किसका छोटे से छोटा कण होता है? तत्व का होता है। जबकि अणु जो है किसी भी तत्व का भी हो सकता है और यौगिक का भी हो सकता है। किसी तत्व या यौगिक का वो छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है सामान्य दशाओं में। ठीक। जो क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक जो रह सकता हो, जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता हो, वो छोटे से छोटा कण जो है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। चलो एक उदाहरण दे के समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ये O जो है एक परमाणु है। ठीक। ये O है, गोला नहीं लगाया मैंने, O है, इंग्लिश का अक्षर बड़ा कैपिटल O है। तो ये एक परमाणु है। अब ये एक परमाणु जो है किसी रासायनिक क्रिया में तो भाग ले लेगा, लेकिन अकेला अगर हम चाहें कि ये यहाँ रह जाए लेकिन तो नहीं रह पाएगा। जब दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ेंगे ना, तब ये आपस में ये स्वतंत्रता पूर्वक रह जाएगा। तो ये तो ऑक्सीजन का अणु हो गया और ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? परमाणु हो गया। इसी तरह से जो है हाइड्रोजन में भी सेम होता है कि हाइड्रोजन में ये तो हाइड्रोजन का परमाणु हो गया। ठीक है। और अगर दो इकट्ठे जुड़ गए तो ये अणु हो गया। कोई जरूरी नहीं कि दो ही जुड़े। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस में का अकेला जो है ये परमाणु क्या होता है? पी होता है। ठीक। पी से डिनोट करते हैं, इसका संकेत होता है फास्फोरस का, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। तो ये तो एक परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये अकेला नहीं रह सकता, ये चार इकट्ठे रह सकते हैं। तो ये इसका एक अणु हो गया। ठीक है। कहीं आप ये सोच लो दो दो इकट्ठे हो जाते हैं, अणु बन जाते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। अब ये देखिए कि देखिए फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर के इसका एक अणु बना लिया। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं ने मिलकर एक अणु बना लिया। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं ने मिलकर के एक अणु बना लिया। तो यहाँ पर जो दोनों इस अणु के अंदर दोनों जो परमाणु है वो किसके हैं? ऑक्सीजन के। इसमें दोनों हाइड्रोजन के। और इस अणु के अंदर फास्फोरस के अणु में सारे के सारे किसके हैं? फास्फोरस के परमाणु हैं। अब
कई बार क्या होता है कि एक ही तत्व के परमाणु भी आपस में मिल जाते हैं, ठीक, और अलग अलग तत्वों के भी मिल जाते हैं। जैसे जैसे पानी है, यानी जल जिसको हम कहते हैं, तो इसका अगर एक अणु देखें तो H2O बनता है, ठीक। तो इसमें दो तो हाइड्रोजन के तत्व है और एक ऑक्सीजन का तत्व है। तो इस तरह से ये जो है पानी का एक अणु बन गया। अब ये पानी का एक अणु जो है ये स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। अब देखिए कि स्वतंत्रता पूर्वक रहने के अलावा अणु के अंदर एक और गुण होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पदार्थ के अणु के अंदर उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। जैसे पानी का एक अणु है ना, इसमें पानी के सारे जो गुण होते हैं वो सारे एक अणु के अंदर भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब आइए नोट्स में से पढ़ा देता हूँ आपको एक बार कि अणु क्या होता है। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है और यह पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। यानी अणु के अंदर उस पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। जैसे H2O अणु में जल के संपूर्ण गुण धर्म जो है वो मौजूद होते हैं। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण देके समझाए थे कि किसी एक अणु का निर्माण जो है वो एक ही तरह के परमाणु मिलकर के कर सकते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के भी एक अणु बन सकता है। एक ही प्रकार के अणु, जैसे मान लिया, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया था, सॉरी ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया था कि ऑक्सीजन में दोनों ही, ऑक्सीजन के एक अणु में दोनों ही परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन के एक अणु में दोनों ही परमाणु जो है वो किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। ओजोन के एक परमाणु का जो सूत्र है वो O3 होता है। O3 में 3 परमाणु हैं, तीनों ही ऑक्सीजन के होते हैं। इसी तरह से सल्फर के 8 परमाणु मिलकर के सल्फर का एक अणु बनाते हैं। फास्फोरस के 4 परमाणु मिलकर के फास्फोरस का एक अणु बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अणुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक ही तरह के परमाणुओं से निर्मित, ठीक, जिन्हें हम तत्वों के अणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्वों के अणु। तो एक ही तरह के परमाणुओं से निर्मित होते हैं और एक भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल आपको दिया था कि पानी में क्या होते हैं कि दो तरह के परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक अणु के अंदर जो है वो एक ही तरह के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी हो सकते हैं, ठीक। तो जिनमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यौगिकों के अणु भी कह देते हैं। ओके, अब अगली परिभाषा आती है परमाणुकता। परमाणुकता को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, फिर अच्छी तरह समझ आएगा। कि जैसे हमने पीछे उदाहरणों में देखा कि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, दोनों ही ऑक्सीजन के होते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन में भी 2 होते हैं। ओजोन में हमने देखा कि कितने होते हैं, 3 होते हैं। फास्फोरस में हमने देखा 4 होते हैं। सल्फर में देखा कि 8 परमाणु जो है वो मिलकर के एक सल्फर का अणु बनाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं हीलियम की, हीलियम का सिर्फ एक परमाणु स्वतंत्र रह सकता है। तो यही तो इसका परमाणु है और ये इसका अणु है। इसी तरह से आर्गन है। तो ये नोबल गैसेज हैं जिनका जो एक परमाणु जो है खुद भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और इसके अंदर जो है हीलियम का जैसे एक परमाणु है उसके अंदर हीलियम के सभी गुण मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर यही तो इसका परमाणु है और यही इसका अणु है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीलियम के एक अणु में एक ही परमाणु होता है, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि उसकी परमाणुकता 1 है। इसकी परमाणुकता क्या है, 1 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के एक अणु में देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो इसकी परमाणुकता 2 होगी। इसी तरह से नाइट्रोजन की परमाणुकता भी 2 होगी। अब इसी तरह से ओजोन का बताइए कितना हो गया। ओजोन की परमाणुकता देखिए कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 3 होगी, ठीक। और फास्फोरस में, फास्फोरस
कि एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु है तो इसकी परमाणुकता जो है वो 4 होगी। ठीक, और इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 8 होगी। ठीक, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उसकी परमाणुकता कहलाती है, उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। अब परमाणुकता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तत्व के अणु में सिर्फ एक ही परमाणु हो उसको कहते हैं एक परमाणु, और जिस तत्व के अणु में 2 परमाणु हो, जिस तत्व के अणु में 2 परमाणु हो उसको कहते हैं द्विपरमाणुक। ठीक, और जिस तत्व के अणु में 3 परमाणु हो उसको कहते हैं त्रिपरमाणुक। ठीक, जिस तत्व के अणु में 4 परमाणु हो उसको कहते हैं चतुर्परमाणुक, और उससे ज्यादा हो उसको कहते हैं बहुपरमाणुक। जैसे सल्फर वाला जो है बहुपरमाणुक में हम ले सकते हैं। ठीक, तो ये तो थी सभी अधातुएं। अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुएं जो है सभी जो है लगभग क्या होती है? एक परमाणुक ही होती है। जैसे सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह यहाँ पर मैंने उदाहरण आपके लिए लिख दिए हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आयन क्या होता है। अब देखिए कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो धातुओं, एक धातु और एक अधातु से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम तो यहाँ पर क्या है? धातु है, और क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं जो धातुओं और अधातुओं से मिलकर के बने होते हैं, ये वास्तव में आवेशित कणों से मिलकर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आवेशित कणों से मिलकर के बने होते हैं, और यही आवेशित कण जो है वो क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो सोडियम क्लोराइड वास्तव में सोडियम का इसमें आवेशित कण होता है, और क्लोरीन का भी एक आवेशित कण होता है इसको हम कहते हैं सोडियम आयन, और इसको कहते हैं क्लोराइड आयन। ठीक, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक जब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो एक विशेष प्रोसेस में, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा सोडियम परमाणु जो है उस पर कुछ विशेष आवेश आ जाता है। इसी तरह से क्लोरीन के परमाणु पर भी एक आवेश आ जाता है। ठीक, और इन आवेशों की वजह से आपस में बंध जाते हैं। ठीक, तो ये जो आवेशित कण है ये क्या है? आयन है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि एक परमाणु पर आवेश है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक परमाणु पर आवेश है। तो इसी तरह से परमाणुओं के समूह पर भी आवेश हो सकता है, यानी यहाँ एक एक परमाणु वाले आयन हैं और यहाँ परमाणुओं के समूह वाले आयन भी हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर कुछ न कुछ नेट आवेश विद्यमान होता है। ठीक, अब देखिए कि ये जो आवेश है ये धन आवेश भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और ऋण आवेश भी हो सकता है। ठीक, तो इसी आधार पर आयन जो है दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? धनायन और ऋणायन। धनायन मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऋणायन मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटायन और इसको कहते हैं एनायन। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम आयन जो है वो धनायन है और क्लोराइड आयन है वो ऋणायन है। ओके, तो सोडियम क्लोराइड की तरह से हम और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में एक कैल्शियम होता है और एक ऑक्सीजन होती है। तो कैल्शियम यहाँ पर धातु है और ऑक्सीजन जो है वो अधातु है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु है और सल्फर जो है अधातु है। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव और 2 धन आवेश होते हैं इसके ऊपर, और सल्फर पर तो
ऋण आवेश होते हैं। इसी तरह से कैल्शियम के ऊपर भी 2 धन आवेश होते हैं, ऑक्सीजन पर 2 ऋण आवेश होते हैं। तो अब कुछ एक बच्चों का क्वेश्चन है सर कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फाइड वगैरह, ये नाम कैसे लिखते हैं? तो अगले लेक्चर में मैं आपको इसी तरह के जो आयनिक यौगिक हैं या जो सरल आणविक यौगिक हैं उनका नाम लिखना सिखाऊंगा। तो तब तक आपने एक काम करना है, अगले आपको नाम अगर अच्छी तरह से सीखना है तो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल स्क्रीन पर दिखाई है। इस टेबल में आपको क्या दिया हुआ है कि कुछ यहाँ पर आयंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे सोडियम आयन है तो इसके ऊपर आपने याद करना है कि कितना पॉजिटिव आयन है। पोटासियम वाले पे 1 पॉजिटिव है, सिल्वर वाले पे 1 पॉजिटिव है। एक बार इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी टेक्निक भी बता दूंगा कि किस तरह से याद किए जाते हैं। बाकी तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर इतने भी याद कर लोगे ना तो जो आपके 10th 11th क्लास तक जो आपके जो आयनिक यौगिक आते हैं तो उनमें भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक। और अभी तक जितना मैंने आपको समझाया आयन्स वगैरह के बारे में वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आयन क्या होता है। आयरन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर के बने होते हैं और ये आवेशित कण ही क्या है? आयन है। और आयन की अगर हम परिभाषा दें तो आयन जो है आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, ठीक। ये धन और ऋण 2 प्रकार का हो सकता है। धन आवेशित कण जो है धनायन कहलाता है और ऋण आवेशित जो आयन है वो ऋणायन कहलाता है। और ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं और आपने साथ में क्या करना है कि ये टेबल अच्छी तरह से लर्न करनी है। तो अगले लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं आपको रासायनिक सूत्र और उनके नाम लिखने सिखाऊंगा। तो अगला लेक्चर आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।